जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो आगे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, यानी जो एसओ एलडीसी एग्ज़ाम में अब आने वाले टाइम में अपीयर होंगे, उनके लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों एक कैंडिडेट इतनी मेहनत करने के बाद भी एसओ एलडीसी एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं कर पाता है? क्यों वो फाइनल लिस्ट से तब भी बाहर हो जाता है? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से उसका पूरा कैरियर जो है वो स्टेक पे लग जाता है? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अगर वो गलती से भी करता है तो उसके चांसेस जो है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बहुत कम हो जाते हैं? तो जैसे कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, या हमेशा मैंने अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोला है कि कोई भी एग्ज़ाम आप तब क्लियर करते हैं जब आपकी स्ट्रेटजी जो होती है वो उस एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी होती है। स्ट्रेटजी अच्छी का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है, जो वहाँ पे चाहिए, स्किल चाहिए, जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए, उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। जब आपको उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या उस एग्ज़ाम की डिमांड्स हैं जो एक एग्ज़ामिनर आपके अंदर खोज रहा है, ढूंढ रहा है, जब आपके अंदर वो चीज़ें होती हैं तब वो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। और इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें करें और क्या क्या चीज़ें ना करें। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से 9 मिस्टेक्स हैं जिनको करने की वजह से जो कैंडिडेट्स के फेल होने के चांसेस, या एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि लास्ट में आने के चांसेस रैंक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो कैंडिडेट क्यों फेल होते हैं एसओ एलडीसी एग्ज़ाम में, या क्यों वो मेरिट में नहीं आ पाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो ऐसी कौन सी 9 मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट जब करते हैं, यानी प्रिपरेशन के दौरान, जब वो एस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, तो उनसे किस तरीके से चांसेस जो है कम हो जाते हैं, उन मिस्टेक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है जो एस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के दौरान कैंडिडेट करते हैं, एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि नोटिफिकेशन जब आता है तब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है वो दिसंबर में जनरली होता ही है, और कभी उससे पहले एग्ज़ाम होना होता है तो उसके बारे में भी सबको चर्चा होती है, सबको इस बारे में कोई ना कोई न्यूज़ होती है। तो जब पता होते हुए भी कि आपको कि एग्ज़ाम में अपीयर होना है किसी साल के अंदर, उसके बावजूद भी अगर आप उस टॉपिक को ये सोचते हैं कि, या उस पेपर को, या उस पूरे एग्ज़ाम को जब नोटिफिकेशन आएगा तभी प्रिपेयर करेंगे, तो उससे बड़ी मिस्टेक और कोई नहीं है। क्योंकि आप ऑफिस में भी बिजी हो सकते हैं उस टाइम पे अगर आपने नोटिफिकेशन आने पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और हो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आप बीमार हो गए, या आपकी फैमिली में कोई एक्सजेंसी आ गई, तो उस दौरान आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन का आप वेट ना करें, आप हमेशा क्या है, पहले से ही अपनी तैयारी रखें। इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा आपको कि सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप बिना किसी के गाइडेंस के ये तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, एसओ एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप किसी से गाइडेंस लेके तैयारी कर रहे हैं, और गाइडेंस ऐसी गाइडेंस होनी चाहिए जिसको एग्ज़ाम के बारे में एक्सपीरियंस हो, जिसने एग्ज़ाम दिया हो, गाइड किया हो, और उसके बारे में डेडिकेटली जो है वो काम किया हो। तो अगर गाइडेड स्टडी आप कर रहे हैं तो 3 मंथ्स में भी आपका हो सकता है। तो इसलिए रिस्क ना लेते हुए कि नोटिफिकेशन जब आएगा तभी करेंगे, आपको चाहिए कि आप पहले से ही तैयारी कर स्टार्ट कर दें। यानी जब भी आपको टाइम मिले, आप 1 घंटा दिन में, 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी टाइम मिल पड़े, आप उसके अंदर उसकी प्रिपरेशन को जारी रखें। तो ये बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कई लोग जो लेट स्टार्ट करते हैं, कभी कभार जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कुल 1 महीने पहले आया, तो उस केस में क्या हुआ कि आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से तैयारी रखें,
हाँ, पहले आप थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं और लास्ट में जब आपको पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि एग्ज़ाम होना ही होना है, तो उस केस में आप अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो करते हैं वो यही करते हैं कि बहुत कम टाइम देते हैं इस एग्ज़ाम को। तो ये जो मेरी तरफ से मैंने एक सजेस्ट किया है कि 6 मंथ्स अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यानी आप बिना किसी गाइडेंस के, आप प्रॉपर गाइडेंस लिए बिना अपनी खुद स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वो खुद पढ़ना पसंद करते हैं। मैं खुद पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं खुद भी। तो इस तरह की स्टडी के लिए 6 मंथ्स का टाइम जो है मिनिमम चाहिए, जिससे आपका श्योर शॉट हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और गाइडेड स्टडी के लिए 3 महीने का टाइम जो है आपको मिनिमम होना चाहिए, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो। उसके बाद जो सेकंड मिस्टेक जनरली कैंडिडेट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इरेगुलर स्टडी करते हैं। इरेगुलर स्टडी का मतलब आज पढ़ लिया, उसके बाद एक बहुत लंबा गैप आ गया, 1 महीना 2 महीना उन्होंने स्टडी ही नहीं की। तो उससे भी क्या होता है, आपकी जो कंटिन्यूटी ब्रेक होने की वजह से आप क्या है प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पाते हैं। आपको बैठने की हैबिट नहीं होती है, क्योंकि एसएससी से जब आप सीजीएल क्रैक करके आते हैं और आपको ऑफिस में काम करते हुए 5 साल के करीब लगभग हो चुके होते हैं, तो उसके बाद आपको पढ़ने की हैबिट जनरली जो लोगों की होती है वो बहुत कम हो चुकी होती है। कई लोग जो है वो बैठते नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी सिटिंग हैबिट होती ही नहीं है। तो दिन में 2 घंटे 1 घंटे भी बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये लैक ऑफ सिटिंग हैबिट और इरेगुलर स्टडी, ये दूसरी ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से जो है कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सजेशंस क्या रहेगा या आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप चाहे दिन में 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आप अपने लिए पहले तो ये सुनिश्चित करें कि आप अपने लिए बैठने का टाइम बनाएं और उस टाइम को हमेशा डेली डिवोट करें। यानी आपने आज शेड्यूल बनाया कि आपको 1 घंटे बैठना है, तो 1 घंटे बैठने का आपका जो शेड्यूल है वो टूटना नहीं चाहिए। आप चाहे सुबह बैठें या लेट नाइट बैठें या इन बिटवीन डे में किसी टाइम पे बैठें, आपको वो टाइम जो है वो अपने लिए जो है बनाना ही बनाना है, और उसमें बैठना ही बैठना है पढ़ने के लिए, एस एग्ज़ाम के लिए। और मिनिमम जो है आप 2 घंटे जो है, जब आपको पता चल गया कि 2 घंटे मिनिमम जो है नोटिफिकेशन आ चुका है या आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम होना ही होना है, तो आपको मिनिमम 2 घंटे तो डेली देने ही देने हैं। और जब वीकेंड आएगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, या कोई लीव आ गया, कोई गेस्टेड हॉलीडे आ गया, तो उसके अंदर आपको फिर दिन में ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक रेगुलर सीटिंग हैबिट बनाएं और रेगुलर स्टडी करें। ऐसा जो है बीच बीच ब्रेक ब्रेक लेकर इस तरीके से करने से जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस जो हैं वो नहीं होते हैं। तो इसलिए ये भी दूसरी मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, रॉन्ग सोर्स ऑफ मटेरियल और मल्टीपल सोर्सेज। रॉन्ग सोर्स ऑफ मटेरियल का मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि आप जिस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने कोई मटेरियल देख लिया कि हाँ ये इसके ऊपर मार्केट में अवेलेबल बुक है, जैसे कि कई क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो क्वेश्चन बैंक्स एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हैं? क्या वो क्वेश्चन बैंक जिस लेवल के क्वेश्चंस एसओ एलडीसी एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन को उन्होंने फ्रेम किया है? क्वेश्चन बैंक का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हों। जो इस एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, वो इसके डिफ़िकल्टी लेवल को देखकर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के लेवल का होना चाहिए। और आज की डेट में इस तरीके का क्वेश्चन बैंक कोई भी नहीं है जो एसओ एलडीसी एग्ज़ाम को उसकी प्रिपरेशन के लिए अप्रोप्रिएट हो। तो जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक के ऊपर बिल्कुल फोकस हो जाता है, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे, डिफ़िकल्टी लेवल नहीं देखा, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस नहीं किया, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। इनफैक्ट किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, अगर आप प्रीवियस पेपर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी कभार दूसरा क्या होता है कि आपको कोई मटेरियल मिल गया, सपोज मान लिया कि हमने कंडक्ट टूल है, कंडक्ट टूल पे आपको कोई मटेरियल मिल गया, आपको सिंपल लगा, आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या वो सिंपल जो मटेरियल आपको मिला है उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एसओ एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं।
रूल बेस का मतलब कि रूल में क्या कहा गया है, रूल की लैंग्वेज क्या है। अगर रूल की कोई लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसके अंदर से कुछ हद तक आप उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है कुछ वर्ड्स हटा के कम कर सकते हैं, लेकिन आप टोटली उस रूल के लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किसी टॉपिक को भी उठा के देखेंगे, अगर वो रूल बेस्ड क्वेश्चन है तो रूल के अंदर से एज इट इज़ लैंग्वेज उठाकर लिखा गया है। अभी जो रिसेंटली 2019-20 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कई क्वेश्चन अगर आप देखेंगे पेपर 2 के अंदर, तो जो रूल की लैंग्वेज है एज इट इज़ उसी से उठाकर क्वेश्चन को बनाया गया है। आरटीआई का एक क्वेश्चन था, उसके अंदर भी क्या किया उन्होंने कि रूल को उठाया, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके उसी को दिया। तो जब आपको रूल पढ़ने की आदत नहीं होगी, आप रूल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ वन लाइनर पढ़कर, या आप सिंपल सोच रहे हैं कि कुछ सिंपल मटेरियल पढ़ के मैं पास हो जाऊं, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, क्या वो रूल बेस्ड हैं, और क्या मुझे रूल की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो जब तक आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप रिलेवेंट स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, तो तब भी आपके जो चांसेस हैं वो एग्ज़ाम को क्लियर करने के कम हो जाते हैं। तो सोर्स जो मटेरियल का है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, यानी जो डिमांड क्वेश्चन पेपर्स की है, जो क्वेश्चन के लेवल की है, वो भी होनी चाहिए। ठीक है। तो एक मिस्टेक तो ये होगी, आपने रॉन्ग सोर्स यूज़ कर लिया। जो क्वेश्चन बैंक आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, मतलब जो एग्ज़ाम के स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक बहुत बहुत सारे अवेलेबल होंगे मार्केट में, लेकिन वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक, एसओ एलडीसी एग्ज़ाम के स्पेसिफिक नहीं है। और ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि अभी तक तो कोई क्वेश्चन बैंक जो आज की डेट में अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन यही कि आप जो प्रीवियस एसओ एलडीसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका एनालिसिस कीजिए। उसके अंदर देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरीके से पूछा गया है। रूल को रेफरेंस लीजिए, रूल में किस तरीके से क्या लैंग्वेज दी गई थी और क्वेश्चन में किस तरीके से उसको यूज़ किया हुआ है। अगर इसका एनालिसिस आप ठीक से करते हैं तो आपको मिलेगा कि जो रूल में लिखा गया है उसी को उठा के उस लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आपको सिर्फ रूल पढ़ना है और उस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर इतना ही आप कर लेते हैं तो किसी क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने हमेशा सजेस्ट किया है, आप किसी क्वेश्चन बैंक के ऊपर फॉलो ना करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनको देखें, उनको समझें कि किस लेवल से बनाया जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो उतने से ही आपका काम चल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सफिशिएंट होंगे आपके लिए। ठीक है। तो सोर्स आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यूपीएससी का लेवल जो है वो आपको सबको पता है कि यूपीएससी का एक अपना स्टैंडर्ड है और वो उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाता। तो इसलिए सिर्फ सिंपल क्योंकि कोई नोट्स अवेलेबल हैं आप उसको पढ़ के सोचे कि पास हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा आपका। दूसरा जो गलती होती है, कई लोग खुद पढ़ने की स्टडी, सेल्फ स्टडी की आदत होती है उन्हें और कोचिंग करने लग जाते हैं। देखिए, कोचिंग तभी सक्सेसफुल है जब वो कोचिंग जो है प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब यानी जो पढ़ाने वाला है आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए उस टाइम पे। सिर्फ एक भीड़ में जाके इकट्ठा हो जाना कि नोट्स मिल जाएंगे वहाँ से, उससे कुछ नहीं होता। आपको क्या गाइडेंस वहाँ से मिल रही है उस कोचिंग से, क्या आप टॉपिक समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी सेल्फ स्टडी की आदत है, कोचिंग में ना जाए, मैं आप सजेस्ट करूँगा। मैंने खुद कोचिंग नहीं ली थी, तो इसलिए सेल्फ स्टडी पे अगर आपका जोर है, आप खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए आप करते हैं, आपकी आदत है, आपकी हैबिट में है, तो आप कोचिंग पे ना जाएं। और जब कोचिंग पे अगर जाएं तो आप देखें कि आपको वहाँ से क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप किसी से भी गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेनिफिट ना हो तो वहाँ पे कंटिन्यू करना सही नहीं है। अगर आप सोचे कि नहीं मैंने पैसे दे दिए हैं तो इस वजह से मुझे क्या है वहाँ से छोड़ने में प्रॉब्लम होगी, तो इस चक्कर में ना पड़े, अपना आगे का कैरियर देखें। आपका कैरियर जो है वो स्टेक पे है उस टाइम पे। और लेवल की बात मैंने ऑलरेडी कर ली है कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को आप यूज़ करें। उसके अलावा जो और मिस्टेक करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 6 मंथ्स का टाइम चाहिए, और अगर गाइडेंस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का टाइम चाहिए। अब सपोज करते हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में हुआ 19 और 20 का जो एग्ज़ाम एसओडीसी का हुआ, उसके अंदर टाइम बहुत कम था।
तो अब जब आपके पास टाइम कम होगा, 3 महीने नहीं है आपके पास, 6 महीने भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आप उसी पेस के हिसाब से चलेंगे, जिस पेस के हिसाब से आप सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा, 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाएगा। तो जब भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो आपकी स्ट्रेटजी जो है, आपकी स्ट्रेटजी टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाइए। उसके अकॉर्डिंग जब टाइम कम हो, तो उसमें मेरा सजेशन, एक क्लियर सजेशन है कि आप उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस ज़्यादातर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का पर्पज़ ये नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन सारे उठ के आ जाएंगे। उसका पर्पज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए, किस टॉपिक में से किस साल में कितने टॉपिक क्वेश्चंस आए। वो आपको आइडिया देंगे कि इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक में से ऐसे ऐसे आ रहा है, और इतने क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन उठ के आएंगे, या जिस टॉपिक में अगर 10 क्वेश्चन पिछले 3 साल में आए तो इस साल भी 10 क्वेश्चन ही आएंगे। ये यूपीएससी एग्जाम में नहीं होता, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया रहता है कि ये टॉपिक की वेटेज क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करता, टाइम कितना कम है ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखता, तो फिर क्या है, उससे भी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मिस्टेक से आपके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद जो अगली मिस्टेक लोग करते हैं, जो फिफ्थ मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, लेंदी टॉपिक उठा लेते हैं बिगनिंग में। आपने क्या किया, जैसे कि एसओ एडीसी एग्जाम के पेपर 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक आता है। कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक ऐसा है जो एक समुद्र की तरह है, आप जितनी भी तैयारी कर लें वो कम ही रहेगा। तो जो लेंदी टॉपिक्स हैं उनको लास्ट में करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में जो इजी टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं, ऐसे टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से ये होगा कि आपके टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और फिर बाद में जो बड़े टॉपिक्स बचे हैं उसके अंदर अगर आपके पास टाइम कम है, तो उसकी स्ट्रेटजी हमेशा से ये रहती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देखिए, और उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं जिसमें से आए हुए हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थॉरोली कर लीजिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फंडामेंटल रूल्स हो गए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट मशीनरी, प्रेसिडेंट के ऊपर, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो जब इस तरह के टॉपिक्स को आप देख लेंगे कि इस तरह से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे इन टॉपिक को अच्छी तरह से करना है, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। तो लेंदी टॉपिक्स के लिए यही सजेशन रहता है आपको कि आप उन टॉपिक्स को एंड में करें, लेंदी टॉपिक्स को, बड़े बड़े टॉपिक्स को, और उसमें से क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रेटजी बनाए। क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रेटजी का मतलब कि क्वेश्चन उठाया, ये इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से आया हुआ है और इस टॉपिक को मुझे थॉरोली कर लेना है। क्योंकि सारे टॉपिक आप हमेशा उस बड़े पेपर में, या बड़े जो टॉपिक है जिसमें से आपको बहुत लेंदी है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें आप सारे पार्ट को नहीं कवर कर पाएंगे। तो हमेशा क्या करना है, आपको बिगिनिंग छोटे और नोन टॉपिक से करना है। नोन का मतलब कि आपको पहले से उसके बारे में पढ़ा हो, जैसे कि आरटीआई हो गया, कंडक्ट रूल्स हो गए, लीव रूल हो गए, इसके बारे में आपने अपने ऑफिस में काम किया होता है, और थोड़ा बहुत आपके रूल्स के बारे में आपको जानकारी भी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन टॉपिक्स को ही पहले करें, और बाद में जो लेंदी टॉपिक्स हैं उसको आप लास्ट में लेके जाएं, और उसको लास्ट में क्या करें, उसको भी टाइम अलॉट करके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। उसके बाद एक और मिस्टेक जो जनरली कैंडिडेट्स करते हैं, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि मैंने अभी अपनी डिस्कशंस में बहुत बारी चर्चा भी की कि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं पास्ट 3 ईयर्स के, उनकी एनालिसिस होनी चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, जो रिसेंट ट्रेंड है उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस भी ऐसा नहीं कि आप कई कई मैंने देखा कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पुराने पेपर उठा लिए 90s के, 95 के, 2000 के। तो आज से जो 15 साल 20 साल पहले चीज़ें आई हैं, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी,
और आज की डेट में उनकी क्या इंपॉर्टेंस रह गई है, बहुत डिफरेंस रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, स्टार्टिंग के 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के और मैक्सिमम 6-7 साल के इनके पेपर देख लीजिए। लेकिन आपको जाना हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ही है। हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड क्या है उससे स्टडी करना है और फिर पास की तरफ जाना है, क्योंकि हो सकता है रिसेंट ईयर्स में वो ट्रेंड चेंज हुआ हो। तो जैसा कि नोटिंग ड्राफ्टिंग पेपर, जो पेपर 3 आता है एसओडी से एग्जाम में, आपने देखा होगा कि रिसेंट ईयर्स में जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले 2015 में या उससे पहले 14, 13, 12 में जो जिस तरह के कम्युनिकेशन, ड्राफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन आते थे या नोटिंग ड्राफ्टिंग आती थी, तो उसके अंदर थोड़ा चेंज हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बच्चों को देखा है, कई कैंडिडेट्स को देखा है कि वो किसी ना किसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई लोगों के उन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं, उन्होंने नोट्स में कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ना एग्ज़ाम के लेवल के हैं, ना उसके अंदर कोई मार्किंग है। तो जब आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मैं स्पेसिफिकली नोटिंग ड्राफ्टिंग के पेपर की बात कर रहा हूँ, जब वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कि ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका वेटेज जो है वो 25 मार्क्स का है और इसके अकॉर्डिंग टाइम लिमिट मेरा यहाँ पे मान लिया कि मैंने 20 मिनट्स है, तो मुझे 20 मिनट्स में ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। अगर मैं इसको टाइमली कर लूँगा तो मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे, इतना टाइम में मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे चेक करना है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। लेकिन आपने कोई एक्स वाई जेड, किसी ने कुछ बना रखा है कि इस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपने उठा लिया पुराने, क्योंकि पुराने पेपर में ये आया हुआ है और उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे, आपने एग्जाम के लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप वहां पे जाके फेल हो जाएंगे। और कई लोगों ने ये मिस्टेक की है, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये बहुत मिस्टेक की है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब रिसेंट ट्रेंड 3 साल के, 5 साल के, इन पे फोकस करें, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें टाइमली। टाइमली मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एनालिसिस प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस की और उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने ये बता ही दिया, जो क्वेश्चन आपका है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, मार्क्स अलॉटेड क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर कितने टॉपिक्स में पूछे गए हैं, तो इन सब की एनालिसिस होना करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपका जो 6 और 7th मिस्टेक है, ये इसमें आपका कवर हो जाता है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एनालिसिस होनी चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। तो ये दोनों मिस्टेक भी ऐसी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, तो उससे भी उनको जो है पता नहीं होता कि किस तरह का एग्जाम आ रहा है। वहाँ पे जाके बैठते हैं तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा आ गया। वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपने प्लान को। तो जो स्ट्रेटजी आप यहाँ पे बना के जाएंगे, वही आपको जाके एक्सिक्यूट करना है। अगर आप यहाँ से ही प्लान करके कुछ नहीं जाएंगे, आप जैसा मटेरियल आ रहा है उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जैसा आपके पास किसी ने गाइड कर दिया कि ये कर लो तो आप करते जा रहे हैं, तो आपको खुद उसको कसौटी पे चेक करना पड़ेगा, किसी ने मुझे गाइड किया है तो वो कितना सही है कितना गलत है। और क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है, मान लिया आपको 1 महीना मिला, 2 महीना मिला या 3 महीना भी मिला, और 3 महीने में आपने अगर 15 दिन भी वेस्ट कर दिए, 1 महीना भी वेस्ट चला गया गलत स्ट्रेटजी की वजह से, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना लॉस होगा। क्योंकि वैकेंसी जो है वो वैकेंसी हमेशा हर साल, अभी रिसेंटली जो है बहुत कम वैकेंसीज आ रही है और कैंडिडेट देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक कदम पीछे जाते हैं तो ऑब्वियसली कोई 2 कदम आपसे आगे निकल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट गाइडेंस लें और करेक्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जिस तरह से कोई जो जंग होती है, वो आप पहले से क्या प्लान करते हैं और वहाँ पे जाके किस तरह से लड़ाई करते हैं, उस पर डिपेंड करती है। उसी तरह से ये जो एसओएलडीसी एग्ज़ाम है वो भी इसी तरीके का है। आप पहले क्या प्रिपरेशन करके जाएंगे और वहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या रिजल्ट आएगा। जितना बेटर आपका एग्जीक्यूशन होगा, जितने बेटर आप पहले से प्लान बनाएंगे, अच्छे वाले प्लान और एकदम सटीक, एकदम एक्यूरेट, और वहाँ पे जाके उसको आप इम्प्लीमेंट जितना कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आएगा। जो नेक्स्ट मिस्टेक कैंडिडेट्स जनरली करते हैं, वो करते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन में चले जाते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि रूल कहता है कि एक्स जो है वो ये कर सकता है, एक्स जो है ये काम नहीं कर सकता है, ये उसका रूल कहता है। अब जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही पूछा जाएगा कि क्या एक्स
ये काम कर सकता है, क्या एक्स ये काम नहीं कर सकता है। वो एग्जैक्ट जो रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आती है क्वेश्चन के अंदर। आप कोई रूल देखेंगे तो रूल की लैंग्वेज पे ही बेस्ड होता है, वो आपसे नहीं पूछेगा कि इस रूल का मतलब क्या निकलता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक भी लोग करते हैं, इंटरप्रिटेशन में फंस जाते हैं। जैसे कि आरटीआई के अंदर ये है कि बीपीएल को जो है फीस नहीं देनी पड़ती है। अब वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसी की इनकम इतनी है तो उसे फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। आपको क्लियरली ये पूछा जाएगा कि हाँ ये बीपीएल है तो इसको फीस देना है या नहीं देना है। आपको इंटरप्रिटेशन नहीं देना है, यानी वहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा जाता जनरली। तो इस वजह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इंटरप्रिटेशन में नहीं फंसे, आप रूल को पढ़ें और रूल क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज क्या कहती है, उसकी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि रूल बेस्ड ही आता है, इंटरप्रिटेशन नहीं आता है। इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं, इंटरप्रिटेशन आपस में ग्रुप बना के डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में क्या इंटरप्रिटेशन ही डिस्कस कर रहे हैं कि उसका क्या मतलब निकलता है। तो ये चीज़ें नहीं आती हैं और ये आपको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नाइन्थ मिस्टेक करते हैं, एक्चुअल रूल्स को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि मैं अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्चुअल रूल्स को पढ़ना ज़रूरी है। आप जो समरी पढ़ लें या किसी ने ब्रीफ में बता दिया पॉइंटर टाइप का, टेबल टाइप का, तो वो समझने के लिए जरूरी है। आप रूल्स को समझ लें वो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आपको वो रूल्स की लैंग्वेज क्या कहती है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है आप स्टार्टिंग में जब किसी रूल को पढ़ें तो आपको डिफ़िकल्टी हो, आपको ना समझ में आए, लेकिन आपको रूल्स को सिंप्लीफाई करके पढ़ना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अपने कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको रूल किस तरीके से पढ़ते हैं वो भी सिखाया है। और कई लोग, अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसके अंदर ये भी देखा होगा कि किस तरह से रूल को सिंप्लीफाई करके समझाया जा सकता है विदाउट लूजिंग द एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ द रूल। तो रूल्स की एक्चुअल लैंग्वेज को यानी बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करके, यानी उसको ख़त्म करके, बिना ख़त्म किए किस तरीके से आसानी से समझाया सकता है वो भी आपने देखा होगा अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप रूल्स को पढ़ें, उस पर फोकस करें और रूल्स की लैंग्वेज क्या कहती है उस पर भी ध्यान दें। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपका रूल क्या है, उसके अंदर अगर 3 पार्ट हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ जो है प्रायर परमिशन से हो सकती है, तो उसी को एज इट इज़ उठा के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है रूल्स को पढ़ना। तो ये 9 मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अगर किया आपने तो हो सकता है कि आपके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाए या आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन मिस्टेक्स को आप ना दोहराएं। इसके अलावा भी कोई मिस्टेक जो आप लोगों ने फेस किया हो या कोई सजेशंस आप चाहते हो तो अगर उसके बारे में आप कमेंट करना चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उसके बारे में भी मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा। तो ये वीडियो जनरली कुछ जनरल बातें इसलिए डिस्कस की गई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बातें ये छोटी छोटी है, लेकिन एक बारी जो टाइम वेस्ट कर देते हैं आप मिस्टेक करने में तो वो टाइम दोबारा नहीं मिलता। तो इसलिए मेरी आप सबको सजेशन रहेगी कि इन मिस्टेक्स के बारे में ध्यान रखें कि ये मिस्टेक आप ना करें। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो ये मिस्टेक जो है आप लोग ना करें। तो आगे जो है एनालिसिस की मैंने बात की कि जो पेपर है, कोई भी टॉपिक है, उसका एनालिसिस होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए मैं कंडक्ट टूल का एनालिसिस लेके आऊँगा। उसके अंदर पिछले ट्रेंड कैसे कैसे रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे कंडक्ट टूल को पढ़ना चाहिए और रूल्स की पढ़ाई कैसे करें। यानी जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उस रूल को सिंपल करके कैसे आप पढ़ सकते हैं विदाउट लूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द रूल। यानी रूल की लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगी, रूल क्या कहता है वो भी समझ में आएगा और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये कैसे कर पाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंडक्ट टूल लेके आऊँगा मैं। थैंक यू वेरी मच और बिल्कुल ध्यान रखिए इन बातों का, तो आपकी सक्सेस जो जरूर होगी। जय हिंद।